डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का लास्ट सेट। इससे पहले चारों सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको उनकी लिंक नहीं मिलती है तो इसी वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट डिस्प्ले होगा, उस प्लेलिस्ट पे टच करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट्स अपलोड किए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फटाफट इस सॉल्यूशन को जो कंप्लीट करते हैं। राइट करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू के अंदर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है। तो आई आर एम एस होता है आई नोट अपॉन में अंडर रूट 2। ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको अभी हम यहाँ पे तो ज़रूर देख रहे हैं, और आगे जाके क्वेश्चन में इस पूरे को पूरे आपको जो है प्रूव करना होगा, यानी कि आपको रिलेशनशिप निकालनी होगी। आई आर एम एस जो होता है आई नोट अपॉन में अंडर रूट 2, ये प्रूव करना होगा। आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे हम उसको। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो जो है आपका एक शुद्ध जो है उसमें क्या होता है कि एक आपका करंट और वोल्टेज दोनों ही सिमिलर चलते हैं। जितना ये पीक लेता है उतना ही वोल्टेज भी पीक लेता है, और जब ये शून्य होता है करंट, तो वोल्टेज भी आपका शून्य हो जाता है। ठीक है, तो उस सेम पीक और सेम शून्य वैल्यू की वजह से इनका फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो माना जाता है। तो फेजर अंतर जो है वो शून्य होता है। अगला जो क्वेश्चन ध्यान रखना इस ग्राफ को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिलेटेड टू द परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम से कैसे ये जो है स्पीड का रिलेशन होता है, तो आपको सिंपल ही ये रिलेशन लिख देना है सी, या कई जगह पे म्यू भी लिखा जाता है, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू एफ साइलन। ठीक है, एफ साइलन नोट नहीं आएगा, एफ साइलन आएगा केवल। तो यही इसका रिलेशन होता है, आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवल आपको ये इक्वेशन लिखनी थी, बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ा समझा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो सी से डिनोट किया गया है, म्यू जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और ई जो है आपका ये एप्सिलॉन जो है ये आपका इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी है। ठीक है, बाकी आपको जनरली इसी क्वेश्चन के हिसाब से केवल ये इक्वेशन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्केच बनाना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपके इस कलर में जो आप दिख रहे हैं, आपको इस कलर में यानी कि ब्लू कलर में ये मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका शो कर रहा है रेड कलर के जो लाइन से, और ब्लैक कलर की लाइन जो है डायरेक्शन शो कर रही है। तो इस तरह का ये जो वेव फॉर्म बनेगा, और यहाँ पे जो है ये वेवलेंथ है, यानी तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ जो आपको इस क्वेश्चन में बनाना था। सिंपल है, बस इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राइट द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। पिछले सेट में पूछा गया, जिसमें एच वी इक्वल्स टू के ई काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस में जो है आपका फाई नोट होता है। इसके बाद आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो कार्यफलन एक धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होती है, यानी प्रति फोटोन। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यूनतम मात्रा है। द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। इसको सिंपली आप वन लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। इसको भी हमने जो है पिछले आपका सेट था, सेट नंबर 4, उसमें भी डिस्कस किया था। प्रकाश के सुसंगत स्रोत वे स्रोत हैं जो समान आवर्ती तरंग दैर्ध्य और एक ही चरण में प्रकाश तरंग का जो है उत्सर्जन करते हैं, या उनके पास निरंतर चरण का अंतर होता है। ठीक है, हैज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस इतना सा ये लाइन आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 8वां, इसमें आपको जो है बताना है कि नान गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें हमने बताया था 3 नान गेट जो है कनेक्ट करोगे तो आपको जो है और गेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये चित्र बना दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। 9th क्वेश्चन की बात करें, राइट 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ एंड राइट टू एप्लीकेशन ऑफ एनी टू वेव्स। किसी भी टू की एप्लीकेशंस, तो मैंने एप्लीकेशन सभी की लिख दी है वन लाइन में, चिंता मत करो। सबसे पहले आपका जो गामा है, गामा किरणों से ज़्यादा एक्सरे का होता है, और एक्सरे के बाद में जो आपका वेवलेंथ होती है वो पराबैंगनी की होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट की होती है। उसके बाद में दृश्य प्रकार की होती है, उसके बाद में आपका इंफ्रारेड की होती है, उसके बाद में रेडियो वेव्स की होती है। तो इस तरह से जो है आपको सीरीज़ बना के लिख देनी है। आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ लिखा है तो आप इसको लिख लेंगे। वो यूजेस जो है यहाँ पे बोला है कि राइट टू एप्लीकेशंस। तो देखिए सभी के एप्लीकेशंस लिखे हैं मैंने। रेडियो वेव्स का इन कम्युनिकेशन, संचार में
में उपयोग होता है। उसके बाद में इंफ्रारेड जो है ये आपका रिमोट कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है, इमेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। विजिबल लाइट जो है एवरीथिंग सी के मतलब कुछ भी देखने के लिए हमारी प्रकृति में चारों ओर। अल्ट्रावायलेट रे जो है ये गैलेक्सीज का जो स्टडी करते हैं, यानी कि हम आकाश गंगाओं का अध्ययन करते हैं, उसमें यूज़ होता है। इसी तरह से आपका एक्सरे जो है हड्डी की संरचनाओं को देखने के लिए, और गामा रेस जो है न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ होता है। तो सभी के लिख रखे हैं। आप कोई भी आपसे दो पूछा है, आपकी मर्जी, आप कोई भी लिख दो। वैसे आपको ये एक बार पढ़ने के बाद हमेशा याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे वन वर्ड में मैंने लिख दिए है कौन सी किरण क्या काम करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे व्हाट आर डी ब्रोगली वेवलेंथ्स, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ्स क्या है, ये भी लास्ट सेट में शायद आपके सेट नंबर 1 या 2 में पूछा गया था। तो किसी वस्तु के संवेग और द्रव्यमान के संबंध में जो तरंग दैर्घ्य लैम्डा जुड़ा होता है उसे ही डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही बस इतना लिखना है। इसके बी पार्ट में, ए पार्ट में ये पूछा है केवल, और बी पार्ट में क्या पूछा है उसको भी देखते हैं। बी पार्ट में पूछा है राइट द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास एम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है कि वेवलेंथ जो है, हमने पिछले सेट में डिस्कस किया था कि आपका जो वेवलेंथ ये होता है एच अपॉन में पी। एच जो है आपका कांस्टेंट होता है, और पी जो मोमेंटम होता है वो एम वी होता है। और हम जानते हैं कि आपको याद होगा कि 1/2 mv² जो है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम जो है वहाँ से m की जो है आप 1/2 mv² में से केवल आप m की वैल्यू निकालोगे तो के ई अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 भी आ जाएगा। आप देख सकते हो ध्यान से, अगर 1/2 लिखो तो यहाँ पर जो है ये रिलेशन बन जाएगा। तो एम वी क्या होता है, 2m के काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन आपको यहाँ पे संतुष्ट करना था। आपको अच्छी तरह से पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, 2mv²। तो आप जब v का रिलेशन निकालेंगे, इस v की वैल्यू जब उससे निकालेंगे तो v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, समझ में आया। v की जगह m तो एज इट इज ही है, लेकिन v की जगह जो है 2ke आ जाएगा, अंडर रूट में 2ke। ठीक है, 1/2 mv² होता है ना, तो उसमें 2ke आ जाएगा। किसकी वैल्यू, v की वैल्यू निकाल लोगे आप। v का स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, उसी वैल्यू को आप पुट करनी थी। सिंपल है। उसके बाद में सी सेक्शन भी इसमें से एक नंबर का पूछा है कि आपसे जो दिया है व्हाट वुड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। यानी कि के ई की वैल्यू, हम देखो मैंने अभी बताया कि जो है यहाँ पर कैसे आया होगा वी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो आपको काइनेटिक एनर्जी क्या दिया होता है, 1/2 mv²। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लोगे। इस वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी की वैल्यू निकालोगे तो ये जो इधर जाके 2 इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2e बन जाएगा, और जो m है इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो आपके पास में ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, v² है तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, के ई का अंडर रूट हो जाएगा। एम वी की वैल्यू जो है, हम पूरे एम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एम वी की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 m ke, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को पुट करना है इस जगह पे, बस इतना ही है। और तो हमारे को ई दे रखा है क्वेश्चन में 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो ये वाली वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमारे पास ई की वैल्यू ये आ गई है, यानी कि ई की वैल्यू हमें ये यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। हमें लेमडा की वैल्यू अभी अभी बताया मैंने कि ये क्या होती है, एच अपॉन में एम वी, और इसको हम एच अपॉन में 2m के काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो हम इसको एच अपॉन में 2me लिख सकते हैं, यानी कि ये मीटर में, क्योंकि लेंथ की बात हो रहा है तो मीटर में आ गया। एच की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दी गई है यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और m की वैल्यू भी दे रखी है। तो m की, h की और e की वैल्यू, तीनों वैल्यू हमारे पास है, सभी को वैल्यू को लेमडा वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये जो है हमारी लेमडा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बाय ड्राइंग द सर्किट डायग्राम एंड इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म। तो एक जो दिष्टकारी परिपथ, जो ऐसा दिष्टकारी परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा की केवल अर्ध तरंग, ध्यान रखना, केवल अर्ध तरंग को ही दिश धारा में बदलता है, उसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यही पूछा इसने, अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी कि सच रेक्टिफाइंग सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ वेव ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंपल सा डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद में अर्ध तरंग दिष्टकारी के कार्य जो है सिंपली से, क्योंकि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, बहुत बड़ी रामायण नहीं बनानी है। ठीक है ना, छोटा छोटा आपको लिखना है जो मैं बता रहा हूँ।
अर्ध तरंग दृष्टिकारी का कार्य क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पक्ष पर जो है एक उच्च एसी वोल्टेज लगाया जाता है और प्राप्त माध्यमिक कम वोल्टेज डायोड पर लागू होता है। यह रहा डायोड, इस डायोड पे जो है वो लागू होता है और डायोड एसी वोल्टेज के धनात्मक आधे चक्र के दौरान जो है अग्र बायस्ड हो जाता है और जो ऋणात्मक आधे चक्र के दौरान जो है रिवर्स बायस्ड हो जाता है। ठीक है, और अंतिम आउटपुट वोल्टेज तरंग ऐसा मिलता है जैसा नीचे दिए गए आरेख में दिखाया गया। तो आपको जो ये एसी जो है इनपुट दिया, तो हमारे को जो आउटपुट डीसी है वो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, हमारे को नीचे वाली जो है वैल्यू देता ही नहीं है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, केवल अर्ध तरंग ही देता है वो। ठीक है, ये पूरा तरंग है, ये पूरा एक साइकिल है, इसमें से वो केवल आधा साइकिल ही देता है हमें, तो यहाँ पर आधा साइकिल मिलता जाता है। तो इस तरह का आप डायग्राम बना दोगे आसानी से और ये वेवफॉर्म बना दोगे और ये वेवफॉर्म और भी बना दोगे, तो आपका जो है आंसर कंप्लीट माना जाएगा और पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने इसको लिखा है कि इंग्लिश में इसका क्या सोल्यूशन करोगे, आप किस तरह से लिखोगे, बस 3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, ये डायग्राम बनाना है और ये वेव फॉर्म भी बना देना है, ताकि आपका एग्जाम में जो है नंबर पूरे मिल जाएँ। अगर आप इसकी रामायण लिखने बैठे, क्योंकि इसकी रामायण थोड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 3 स्टेप्स से ही ये आंसर आपको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करेगा। एग्जामिनर की हिम्मत नहीं होगी कि वो 3 नंबर में से आधा नंबर भी काट ले। लेकिन अगर आप रामायण लिखने बैठे तो आप 1-2 क्वेश्चन जरूर छोड़ोगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो लेंदी फील होगा आपको। यहाँ पर ये पेपर भी बहुत ज़्यादा लेंदी है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, इक्वेशन दे रखी है एसी की, आई इक्वल्स टू 20 साइन 200 पाई टी, फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, सभी चीज़ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है आई इक्वल्स टू आई नोट प्लस में आई 1 साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक से लिख दिया है, यहाँ पर ये नहीं होता है, यहाँ पर ये इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर प्लस में क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक ही होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक रह गया ये। तो आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी होता है, तो आई नोट की जगह क्या है 20, साइन की जगह साइन है और ओमेगा की जगह है 200, क्या 200 पाई, पूरा ओमेगा का वैल्यू क्या है 200 पाई और टी की जगह टी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस तरह से ये कंपेयर कर लिया हमने, इस समीकरण से इस समीकरण से कंपेयर किया, तो आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है ओमेगा अपन में 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है 200 पाई, 200 पाई ओमेगा की जगह रख दिया, अपॉन में 2 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, आवर्ती का 100। तो ये पहला हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। दूसरा है शिखर मान यानी कि पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या होती है आई नोट होती है, आई नोट की जगह क्या दे रखा है 20 दे रखा है, तो 20 ही जो है हमारी पीक वैल्यू हो गई, तो सीधा सीधा हमने लिख दिया पीक वैल्यू 20। उसके बाद में आपको आरएमएस की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आई आर एम एस की वैल्यू होती है 1 में अंडर रूट इंटू 2 इंटू में पीक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है आर एम एस वैल्यू का। ठीक है, तो आर एम एस वैल्यू का 1/2 पीक वैल्यू कितनी है 20, तो 1/2 इंटू 20, तो इसको हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 10√2, तो ये हमारे पास आर एम एस की वैल्यू आ गई, बस सिंपल। इसके बाद आते हैं व्हाट इज पोलराइजेशन, तो ध्रुवीकृत प्रकाश तरंगे वे प्रकाश तरंगे होती हैं जिनमें कंपन एक ही तल में होता है और अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया को जो है ध्रुवीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पोलराइज्ड वेव light waves are those light waves in which the vibration occurs in single plane. These process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization. ये डायग्राम जरूर बना दोगे, इस डायग्राम को ध्यान रखना, मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इसको देख लो। ये आपको जो है इस तरह का डायग्राम जो है ये जरूर बनाना है, क्योंकि आप डेफिनेशन छोटा लिख रहे हो तो डायग्राम से जरूर एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पे समतल विद्युत और यहाँ पे वायु और कांच का माध्यम है और ध्रुवित है। तो ठीक है, ये आपके पास डायग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका ये बूस्टर के नियम के अनुसार जो है आपको क्या बताना है इसमें, देखो एक दूसरी चीज़ और बतानी है, प्रकाश का ध्रुवीकरण बता दिया, अब बूस्टर का नियम लिखना है, तो बूस्टर के नियम के लिए ये डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था कि बूस्टर का जब नियम लिखोगे तो ये डायग्राम बनाना है ना। इसमें तो डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन हमने बता दी, डेफिनेशन में बस हमें इतना ही बताना था जो हमने बता दिया। लेकिन जब ये बूस्टर लॉ को एक्सप्लेन करेगा तो बूस्टर लॉ जो है वो अपने आप में छोटा सा एक लॉ है, लेकिन आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना ही होगा क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं, तो एक सेकेंड इसको हम सही कर लेते हैं, यस। अब देखिए बूस्टर के नियम के अनुसार जो है एक कोण ऐसा होता है जिस पर
परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है और एक विशेष कोण पर प्रकाश के कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। इसे ध्रुवण कोण भी कहते हैं या ध्रुवण कोण को बूस्टर कोण भी कहते हैं। और बूस्टर के प्रयोग के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला और बताया, यानी कि बूस्टर ने जो है अपने प्रयोग के आधार पर जो है एक निष्कर्ष निकाला और बताया कि पारदर्शी माध्यम से अपवर्तांक का मान जो है ध्रुवण कोण के टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, यहाँ पे ये जो है स्पर्श रेखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसको लिखने में जो है मिसप्रिंट हुई है, तो यहाँ पे आप इसको स्पर्श रेखा कर लेना, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ध्यान रखना, के बराबर होता है। और इसे सूत्र के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, अर्थात बूस्टर के नियम द्वारा म्यू इक्वल्स टू 10i जो है आप लिख दोगे। बस इतना सा लिखोगे, क्योंकि बूस्टर के नियम में और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप बहुत कुछ लिखोगे ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आपके रह जाएंगे एग्जाम में, 1.5 घंटे में नहीं हो पाएगा पेपर। लेकिन ये लिख दोगे तो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला सोल्यूशन आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम जरूर बता देना, डायग्राम नहीं बताओगे तो नंबर काट सकता है, डायग्राम बता देना, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, अकॉर्डिंग टू बूस्टर्स लॉ देयर इज एन एंगल एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज परफेक्टली प्लेन polarize the vibration of light at a particular angle perpendicular to the plane of incident. This is called the angle of polarization, or the angle of polarization is also कॉल्ड बूस्टर एंगल, ठीक है। और ये वाला डायग्राम बना दोगे, यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश है यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो जो बच्चे, तो यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट लिख दोगे। यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिख दोगे, इस जगह पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट लिख दोगे, यहाँ पे आप एयर मीडियम लिख दोगे, यहाँ पे आप ग्लास मीडियम लिख दोगे, और यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट लिख दोगे, ठीक है। आप बुक में भी रेफर कर सकते हो इस डायग्राम को। और हैंस जो अकॉर्डिंग टू बूस्टर लॉ म्यू इक्वल्स टू 10i, बस इतना करके आप छोड़ देना ताकि आपको 3 नंबर मिल जाए। नहीं तो आप इसके अगर आगे जाओगे ज़्यादा तो आपको ये जो है बहुत ही लंबा डेरिवेशन हो जाएगा, मतलब कहानी लंबी हो जाएगी, जो कि 3 नंबर के हिसाब से इसने जो जितने टुकड़े करके पूछे हैं ये केवल आपकी तैयारी के लिए पूछे, इस तरह का क्वेश्चन दे ही नहीं सकता ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही, इस पेपर को बहुत ही लेंदी बनाया गया अंतिम सेट को आपके। 14 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस में जो है आपका क्या होता है, यू जो है यानी कि डिस्टेंस ऑफ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव लिया जाता है और फोकल लेंथ जो है आपका पॉजिटिव रहता है। तो पोजीशन और मैग्निफिकेशन दोनों निकालने हैं। तो हमारे को गिवन क्या है कि u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर, f इक्वल्स टू +20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे हम लेंस फार्मूला से, लेंस फार्मूला लगाते हैं तो 1/, में f इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/, में v माइनस 1/u। आपको u की वैल्यू दे रखी है, तो u की वैल्यू की जगह हम जो है हमको निकालना क्या है, v की वैल्यू निकालना है, तो v को एज इट इज़ यहाँ छोड़ देंगे और -1/u को उधर ले जाएंगे, तो ये 1/, में f प्लस में 1/, में u हो जाएगा। समीकरण कुछ इस तरह की बन जाएगी और इसमें जो है हमारे को f की वैल्यू और u की वैल्यू को डाल देंगे। f की वैल्यू 20 दे रखी है और f की वैल्यू -25 दे रखी है। इसको डालने के बाद में जो हम v की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और मैग्नीफाइंग जो होता है v/u होता है, v हमने निकाल लिया, v कितना है हमारे पास 100 और u हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में ही -25। इस 25 को पुट किया तो हमारे पास आ गया -4। -4 जो है नेगेटिव शो करता है कि ये जो है इन्वर्टेड है और इमेज जो है हमारी रियल है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं सेक्शन सी में। यहाँ पर जो है ड्राइव करना है लेंस मेकर फॉर्मूला थिन लेंस के लिए 1/, में f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/, में 1 इंटू में 1/, में r1 माइनस में 1/, में r2 होता है। ये वाला फॉर्मूला में जो है प्रूफ करना है, 5 नंबर का आंसर है ये। देखो इसको भी ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचोगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 नंबर पाने के लिए सिंपल सा ये ग्लास का डायग्राम बनाना जिसमें आपके 2 सरफेसेज रहेंगे, ठीक है, एक n1 और एक n2 जो है आपका क्या रहेगा, 2 अपवर्तांक सरफेसेज रहेंगे जहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो हम क्या कहते हैं कि ये डायग्राम बनाने के बाद में आइए हम ऊपर दिए गए छवि को दिखाए गए पतले लेंस पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर इस पतले लेंस पर विचार करते हैं, इसमें 2 अपवर्तक सतहों के साथ में क्रमशः वक्रता r1 और r2 की त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ r1 मान लिया, एक तरफ r2 मान लिया और माना कि आसपास के माध्यम और लेंस की सामग्री का अपवर्तांक जो है n1 और n2 है, जो इनका अपवर्तांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो n1 और n2 है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, साथ ही साथ इंग्लिश भी लिख दिया, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से आप इसको गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक गोलाकार सतह पर अपवर्तन के लिए जो सूत्र का उपयोग करके हम कह सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एट ए सिंगल स्फेरिकल सरफेस वी कैन से दैट कि फॉर द फर्स्ट सरफेस, पहली सतह के लिए जो है हम क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे n1 और n2 ध्यान लेके लिख लेना, n2 इधर है तो n2 इधर कर लेना, n1 इधर है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक रह गया तो उसको आप चेक कर लेना। सरफेस यहाँ पे n2 और n1 ध्यान रखना कि इस साइड का n2 है, ये 1 ही रह गया तो ये बाई मिस्टेक रह गया, ठीक है, इसको चेंज कर लेना आप।
इसके बाद में देखिए आपको क्या है, पहली सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ की N1 की तरफ की बात कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ भी डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा डायग्राम को अचड़ पचड़ नहीं करना है, बस सिंपली सिंपली फटाफट अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फॉर द फर्स्ट सरफेस, यानी कि पहली जो सतह है, यानी कि फर्स्ट साइड की, तो उसमें हमारा जो हमारे को ये इक्वेशन तो नॉर्मल है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी होती है, एन अपॉन में V1 माइनस N1 अपॉन में V2। याद है आपको फॉर्मूला, ये करवाया था बहुत पहले आपके सेट्स में, चलिए कोई नहीं, आपको उसको रिमाइंड करके रखना है। तो N2 अपॉन में V1 हो जाएगा, माइनस में N1 अपॉन में U हो जाएगा, इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन में R1। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन बनेगी फॉर फर्स्ट सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए सेम यही चीज़ रहेगी, रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे N2 जो है N1 से, और N1 जो है N2 से रिप्लेस हो जाएगा, V1 V से रिप्लेस हो जाएगा, और U जो है आपका V1 से रिप्लेस हो जाएगा, और R2 जो है वो आपका R1 जो है वो R2 से रिप्लेस हो जाएगा। बाकी N2 जो है N1 से, और N1 जो है N2 से रिप्लेस हो जाएगा। तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये इक्वेशन और सेकंड सरफेस के लिए ये इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर इस तरह का इक्वेशन प्राप्त होगा। ये आप देख लेना आराम से, शांति से, क्योंकि पहले भी समझा चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ना आपका ना मेरा। और यहाँ पर जो है, जब हम u इक्वल्स टू इन्फिनिटी और v इक्वल्स टू एफ मांगते हैं, तो हमारे पास जो इस वैल्यू को क्या लिखते हैं, हमारे को पता है कि ये क्या होती है, f की वैल्यू होती है। अभी अभी मैंने ऊपर भी बताया था, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इक्वल्स टू एफ होता है। तो इसको हमने क्या मान लिया, ये f हो गया। ठीक है, और यहाँ पे N2 अपॉन में N1 को हमने म्यू मानेंगे अभी। ठीक है, तो इसको मैंने केवल F से रिप्लेस किया है, और बाकी समीकरण एज इट इज़ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम साथ ही जो है, हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, F के बराबर। तो ये हम तो जानते ही हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस वाली चीज़ को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू से। ठीक है, N2 अपॉन में N1, इन दोनों रेशियो को जो है म्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया म्यू। ठीक है ना, ध्यान रखना है, यहाँ पे आ गया इसकी जगह म्यू माइनस 1 तो है ही, और बाकी ये एज इट इज़ ये आ गया। यही प्रूव करना था, बस ये हमारे को लिख देना, फटाफट लाइन वाइज प्रूव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। हाइजेंस प्रिंसिपल को आपको जो है स्टेट करना है और इस्टेब्लिश करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार तरंगों पर प्रत्येक बिंदु आपस में एक गोलाकार तरंगों का स्रोत होता है, जो कि पिछले सेट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रकाश की गति से आगे की दिशा में फैलता है, और इन गोलाकार तरंगों का योग जो है तरंगाय बनाता है, तरंगाग्र बनाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया डेफिनेशन। यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखा है डेफिनेशन। अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हमें क्या है, इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से जो है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो है प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर तरंग में जो है ये डायग्राम आपको बनाना है। पहले ये डायग्राम बनाने के बाद में, ये वाला डायग्राम आसानी से आप देख लो, पहले इस डायग्राम को बनाना है और इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। हल्का डायग्राम बनाओ ताकि याद रह पाए। ऐसा भरा पूरा अगर डायग्राम बना दिया, कई कई चैनल्स पे आपको मिलेंगे इस टाइप के सॉल्यूशन, जो आप दो डायग्राम याद नहीं कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ उसके। और डायग्राम याद कर लोगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं कचरा कर दोगे जाके, उसका गुण गोबर हो जाएगा। तो डायग्राम थोड़ा ईजी याद करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से माना वाई वाई डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर जो है वाई वाई डैश जो है हमने क्या माना, ये अपवर्तांक पृष्ठ है। पूरी चीज़ इसमें लिखी गई है, अगर आप डायग्राम के साथ में इसको समझते हो तो हर चीज़ जो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पर पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। पहले माध्यम में एक समतल तरंगार जो है ए बी है, ए बी जो है आपका समतल तरंगार पृष्ठ वाई वाई डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग जो चरण की किरण अपवर्तन पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंब से आई कोण बनाता है। यानी कि जो इस तरह से ये आपतित होता है कि ये जो है ए से क्या बनाता है, आई कोण बनाता है। और फिर इसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है, माना पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 है, और पहले माध्यम में हमने क्या माना यहाँ पे, चाल जो है इसकी यानी कि स्पीड जो है उसकी v1 है, तथा दूसरे माध्यम में स्पीड जो है v2 है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे माध्यम में हमने माना v2 है। तो यहाँ पे ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है नीचे वाला। और जो है समय 0 पर जो है यह बिंदु ए पर स्पर्श होता है। ठीक है, समय 0 पर ये जो है, इस पर आपको केवल थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बनाना, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर माना तरंगार के बिंदु जो है बी को अपवर्तांक पृष्ठ पे बिंदु सी तक पहुंचने में टी समय लगता है। तो यहाँ से जो है इसको सी तक पहुंचने में कितना लगता है, टी समय लगता है। ठीक है, तब जो है बी सी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बी से सी जो है ये वाला बी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बी सी हो जाएगा B1T। ठीक है, B1 इंटू टी, क्योंकि आपका जो पहला हमने माध्यम में क्या माना है, B1 माना है। यहाँ पे देखोगे आप चाल कितनी मानी है, B1। और चाल आपकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, समय आपकी स्पीड इंटू टाइम इंटू स्पीड होती है।
तो आपका जो है दूरी निकल जाती है, तो आपका जो है दूरी का फॉर्मूला यूज़ हो गया बी सी इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी वन इंटू टी। ये सिंपल बी सी की वैल्यू हमने लिख दी वी वन इंटू टी, बस ये लिखना है और ये लिख देना। इसी तरह से जो दूसरा आप जो माध्यम करोगे वहाँ पर जो है आप ए डी वाला जो लिखोगे ए से लेके डी तक, ठीक है, तो ये आ जाएगा वी टू इंटू टी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए डी। अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर और भी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि 5 नंबर आपको लेने हैं, ठीक है, केवल आपको लिखने से ही मिलेगा इसमें 5 नंबर। 3 नंबर 2 नंबर में तो ये पूछा है और 3 नंबर में ये, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्चुअली आपको 1-2 लाइनें कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक आधा पैराग्राफ भी कम कर सकते हो, लेकिन प्रूफ सही तरीके से करना है, डायग्राम सही तरीके से एक्सप्लेन कर देना है बस, ठीक है। और माना जो दूसरे माध्यम में है तो यहाँ पर जो V2 है वो छोटा है V1 से और AD जो छोटा है BC से। अब जो है A को केंद्र मानकर AD त्रिज्या पर एक गोलाकार जो है गोलीय चाप खींचते हैं, क्योंकि पूरा गोलीय क्या बनाता है, एक तरंगाग्र बनाता है, इसलिए, ठीक है। तो तथा बिंदु C से इस चाप पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इस प्रकार AD सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करेगा, अतः CD जो है अपवर्तित तरंगाग्र होगा। तरंगाग्र को स्पर्श करेगा तो CD क्या होगा, आपका एक तरंगाग्र होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है माना आपतित तरंगाग्र जो है ए बी और तरंगाग्र सी डी तथा अपवर्तांक वाई वाई डैश के साथ क्रमशः आई और आर कोण बनाता है। ये चीज़ें आपको लिखनी है जो डायग्राम में आपने बताई है, और केवल आपको फिर डायरेक्ट बी सी अपन में ए सी कर देना है, जो कि साइन आई होता है क्योंकि वो डायग्राम में दिया गया है। और साइन आई की वैल्यू बी सी की वैल्यू आपको पता है कि बी सी की वैल्यू हमने क्या मानी है, वी वन टी मानी है, तो वी वन टी अपॉन में ए सी, ये समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद में जो है आपका अब समकोण त्रिभुज जो है ए सी डी ले लेंगे। यहाँ पे सारा डायग्राम पहले आप एक बार बुक में कॉपी में बना लोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। हर चीज़ को पढ़ोगे, बुक में सामने रहेगा डायग्राम, तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बार बार ऊपर नीचे करूँगा, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं गलती कर गया कि मेरे को ये डायग्राम जो है यहीं साइड में बनाना था ताकि आपको ये पूरी चीज़ समझा सकता, बट ध्यान नहीं रहा और फिर मैं आगे बढ़ गया। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर जो है साइन आई बी सी अपॉन में ए सी और साइन आई इक्वल्स टू वी वन अपॉन में टी अपॉन ए सी, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से समीकरण ए सी डी को त्रिभुज को लेकर के दूसरी समीकरण साइन आर का निकाल लेंगे तो ए डी अपॉन में ए सी हो जाएगा। और ए डी की वैल्यू अभी हमने बताया था कि वी टू टी है, तो वी टू टू यहाँ रख दिया और अपॉन में ए सी। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर साइन आई अपॉन में साइन आर हो जाएगा, यानी कि वी वन टी अपॉन में ए सी इंटू में वी टू टी अपॉन में ए सी। और जब दोनों का ए सी है कट जाएंगे, यहाँ पे आपका टी भी कॉमन है, दोनों से कट जाएगा, तो वी वन अपॉन में वी टू जो है ये नियतांक के बराबर हो जाएगा। इसी को हमें प्रूव करना था, यही हैंस द डिजायर्ड इक्वेशन हो गई। तो यही चीज़ हमें बतानी थी हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का जो कहाँ गया, ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपवर्तन को हमें समझाना था, तो इस तरह से इसको लिखना है। और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। वही चीज़ आपको ये डायग्राम बनाना है, मीडियम्स दिए गए हैं यहाँ पर, वही चीज़ मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी है हर चीज़ को। आप जब एक बार पढ़ोगे नहीं, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे कहने से आप एक दिन में अगर सब कुछ सीख जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या, आप 1 साल तक पढ़ो, है ना। ये आप सोच रहे हो कि एक ही वीडियो में मैं ज्ञानी बन जाऊं और मैं सब कुछ कर लूं। अभी क्या है, आपको एग्जाम में लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे आपको लिखना है, हाउ टू राइट। बस सिंपली आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। आपके पास समय नहीं है अब कि आपका ये रिलेशन कैसे आया, वो रिलेशन कैसे आया। अब आपको रटना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो रटना पड़ेगा, नहीं समझा है तो रटना पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरह से आपको ये जो है रिलेशन को प्रूव करना है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप और पी टाइप में आपको विभेद बताना है, विशेष गुणों को लिख करके। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए सारे का सारा चीज़ें लिखा गया है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा याद करते हैं। इसमें से कोई भी 2 या 3 आपको याद रखने हैं, कोई भी 2 या 3 याद रखने हैं, कोई भी 2 या 3 याद रखने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए इस साइड में और यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए एक साथ लिख दिया ताकि जो कंपेरिजन हो आसान हो जाए। और यहाँ पर भी है आपका सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बी पार्ट में ड्रॉ द सर्किट डायग्राम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपका उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स वायर्स के लिए पूछा था। इसमें जो है आपको केवल फॉरवर्ड वायर्स के लिए पूछा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड वायर्स का बनाएंगे तो फॉरवर्ड वायर्स का ये है, और रिवर्स वायर्स का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है पूरा का पूरा। उसमें इसमें स्लाइटली जो है ये बढ़ते हुए फिर एकदम पीक होता है, और जो आपका रिवर्स वायर्स होता है उसमें कॉन्स्टेंट तरीके से चलता है और फिर डाउनफॉल हो जाता है एकदम। इससे लास्ट वीडियो में यानी कि सेट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, तो ये डायग्राम आपको इसमें बनाना था। इसके बाद 18 नंबर का ए पार्ट में जो है आपको एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग
हाफ साइकिल के लिए देखिए, सबसे पहले तो साइनोसॉइडिकल अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज, हम प्रत्यावर्ती को निम्न रूप में लिखते हैं आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी या आई एम साइन ओमेगा टी। एम क्यों लिया है कि ये मैक्सिमम करंट के लिए लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये मैक्सिमम करंट के लिए हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आई एम इज द एम्पलीट्यूड, यानी कि आई एम क्या है, आयाम है। मैं हिंदी में बताते जा रहा हूँ, वही चीज़ लिख लेना, क्योंकि मैंने हर जगह पे नोट करवा दिया है कि क्या चीज़ क्या लिखना है। आई एम क्या है, आयाम है, ठीक है। साइन वेव मैक्सिमम करंट के लिए, मैक्सिमम यानी कि जो मतलब आपका मैक्सिमम करंट है उसके लिए। और ओमेगा है जो आपका कोणीय आवर्ती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, आपका समय टी जो है ये समय है, ठीक है, टी समय के लिए। तो इस तरह से आप हिंदी में लिख लोगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और कुछ भी नहीं करना है आपको, पता है आधे चक्र के लिए औसत धारा का मान जो है आई एवरेज बराबर जो होता है इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई सॉरी टी बाई टू हाफ, टी हाफ, क्योंकि आधा चक्र है तो टी का आधा ही होगा ना, टी जितना है टी का आधा, तो आई डी टी, ठीक है। आई डी टी क्यों होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से हाफ टी तक, हाफ टी है ये, है ना। तो 0 to हाफ टी आई डी टी और अपॉन में टी हाफ टी, ठीक है, हाफ टी ये भी है। तो ये जो है हमारा एक आधे चक्र के लिए औसत धारा का मान जो है इस इक्वेशन के रूप में दिया जाता है, इसको याद रखना है। एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल इज गिवन एज दिस वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू में जो आई का मान रखेंगे और यहाँ पे टी की वैल्यू को वही हम निकाल लेते हैं। तो टी वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन, और टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ठीक है। हमेशा टी की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो हमारे को टी हाफ निकालना है, यानी कि टी को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा इसके पास में, पाई अपॉन में ओमेगा, यानी कि टी हाफ क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में ओमेगा। यानी टी हाफ की वैल्यू पाई अपॉन में ओमेगा को यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे रखते ही जो है अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो सभी जगह टी हाफ की जगह क्या रखने वाले हैं हम, पाई अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन में हमने पाई अपॉन ओमेगा रख दिया, आई एवरेज निकाल रहे हैं, और नीचे टी अपॉन 2 की जगह भी पाई अपॉन ओमेगा रख दिया। अब इसको हम जो है केवल इंटीग्रेट करते जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता ही है साइन का आपका इंटीग्रेशन कोट हो जाएगा, और लिमिट जो है आपका 0 to पाई बाई ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। -4 तो आपको लगेगा ही। ये इस तरह से ये आपका जो है इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद में जो आपको निकालना था वैल्यू 2 I नोट अपॉन में पाई या 2 IM अपॉन में पाई जो है, यही फाइनल आपका वैल्यू है। अतः प्रतिवर्ती धारा का मध्य मान या एवरेज वैल्यू जो है 2 IM अपॉन में पाई या 2 I नोट अपॉन में पाई आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको आई नोट मानते हैं तो पूरी जगह पे आई नोट मान लेना, आप स्टार्टिंग से ही आई नोट मानना है, यहाँ से आई नोट मांगोगे तो जहाँ जहाँ आई एम है वहाँ पे आई नोट करिए, या फिर आप आई एम लेके चलिए। तो इस तरह से जो है इसको प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल तरीके में मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ। हर चीज़ मैंने जितने भी सब्जेक्ट है उनको बेस्ट से बेस्ट सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट ना पढ़ते हुए भी एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को आप इस तरह करोगे, जब तक आप एक बार खुद लिख करके कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये जो है सॉल्यूशंस आपको एक बार समझ में नहीं भी आ सकते हैं, और कुछ बच्चों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके बी सेक्शन में, ड्राइव। फिर से देखो, ए सेक्शन में डेरिवेशन पूछी, फिर बी सेक्शन में भी डेरिवेशन पूछ रहा है। ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर रूट मेन स्क्वायर, ठीक है, आरएमएस वैल्यू के लिए अब इस एक्सप्रेशन चाहिए भैया को। तो चलिए आरएमएस वैल्यू के लिए हम डेरिवेशन कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जो कि हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और जब हम इसको डीएच की फॉर्म में लेते हैं, जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सॉरी जो हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर डी टी के फॉर्म में, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर जो है आई की वैल्यू हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी है, इस आई की जगह रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमने आई की जगह पूरी वैल्यू रख दी, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। आर डी टी तो था ही डी एच में, तो आर डी टी आपका हो गया, ठीक है ना। ये रहा आपका, ये एच जो है आपका क्या है, हीट जो है हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो द हीट प्रोड्यूस इन टाइम हाफ इज गिवन बाई, तो ये कैसे होता है, एच इज 0 to हाफ टी, हाफ टी यानी कि T/2, और ये जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसी इक्वेशन को पूरे को लिख लेंगे यहाँ पर, और इसका इंटीग्रेट करेंगे। हाफ का जब इंटीग्रेट करते हुए जो इसमें से कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। साइन का इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से पता है, लिमिट लगा देंगे, और जो है आपके पास में ये सिंपली थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, इस स्टेप्स में आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी रिप्रेजेंटेड बाई, सिंपल जानते हो कि एच बराबर हो जाएगा आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू T/2, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। और बाई इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, हम इक्वेशन नंबर 3 को देखो, एच की वैल्यू क्या आई है, आई नोट स्क्वायर आर अपॉन में टी इंटू T/2, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बनी थी एच की। और ये इक्वेशन नंबर जो है आर एम एस की फॉर्म में इक्वेशन नंबर 4 बनी है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो एच की वैल्यू दोनों ही दे रही हैं, तो यहाँ पे आर एम एस की वैल्यू निकालनी है हमें। तो आई आर एम एस स्क्वायर जो है आपके पास में कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है, क्योंकि ये भी एच का मान है,
ये वाली भी वैल्यू एच की है और ये वाली भी वैल्यू जो है एच की है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर देंगे। अब दोनों में से जो है आपके पास t/2 और t/2 दोनों तरफ है, इसको हटा देंगे तो आपके पास बच जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर आर अपॉन में 2। आर आर से कैंसिल आउट कर देंगे, आर भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आई आर एम एस जो है इसको स्क्वायर को हटाओगे तो रूट में चला जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में 0.707 आई नोट। इसी को मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपसे इसको प्रूव भी कराया जाएगा। तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने इसको प्रूव किया है। समझ में आ गया कि नहीं आया? दोबारा देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ड्रॉ करना है नीट स्केच ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो टेलीस्कोप का जो डायग्राम सिंपल सा बनाना, देखो बहुत ही सिंपल डायग्राम आपके सामने यहाँ पर बनाया गया है, इस डायग्राम को आप बना देना। इसी डायग्राम से हम प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो है ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालना है लीस्ट डिस्टेंस विजन, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका डी दूरी पर दूरदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब है, उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं दूर आकाश से जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो है यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जो कि किसी एंगल पे पड़ती हैं और सारी की सारी समांतर होती हैं, और सारी की सारी जब आपका जो बिंब बनाएंगी, प्रतिबिंब बनाएगी, वो ए बी पे बना रही हैं, ठीक है। यहाँ से कोई जो विजुअल है वो हम यहाँ से देख रहे हैं उसको, और जो इसकी इमेज जो है इस ए बी की बड़ी इमेज जो आवर्धित मैग्नीफाइड इमेज जो है ए डैश और बी डैश पे बनेगी। और यहाँ पर जो है ये वाली डिस्टेंस जो ए तक की है ये एफ नोट है, और ए से लेकर के इस वाले मिरर तक की डिस्टेंस यू ई है ये, और ये वाली डिस्टेंस आपकी डी है। ये सारी चीज़ें आपको बस इतना याद रखना है। और ये जो जिस एंगल से आकर के इस एक्सिस पे जो है लाई हो रही है, ये वाली आपकी जो स्पेस से आ रही है जो रेज, ये अल्फा एंगल बना रही है। और जो ये वाली जो जिससे हम देख रहे हैं, इस इमेज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाली जो रेज है वो बीटा एंगल बना रही है इसी एक्सिस से, ठीक है। ये समझ में आ गया? ये डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। आवर्धन क्षमता यानी कि आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी है, तो हमको इसे डी दूरी पर बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर आंतरिक कोण और अनंत पर स्थित बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो आवर्धन क्षमता है वो एक जो एम जो होता है, ये सिंपली क्या होता है, एंगल ऑफ बीटा और एंगल ऑफ अल्फा का अनुपात होता है। यानी कि यहाँ पे जो हिंदी में लिखी है ना ये चीज़, ये क्या है कि ये इस बीटा और अल्फा का अनुपात है। बस सिंपल सी यही चीज़ बताया है। यहाँ पे समझ में आ गया? अभी ये लैंग्वेज समझने में देरी मत करना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैग्नीफिकेशन जो है बीटा और अल्फा के अनुपात का रिलेशन है, ठीक है। इनके बीच का जो है क्या है, अनुपात का रिलेशन है, ठीक है। और जो कि हम टेन बीटा और टेन अल्फा के बीच में हम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये टेन बीटा और टेन अल्फा क्या हो जाएगा, तो ए बी सी डी जितने भी यहाँ पे डायग्राम में जो चीज़ें दी गई हैं उनको यहाँ पर ए बी अपॉन में ए ओ टू और ए बी अपॉन में ए ओ वन हो जाएगा। ए ओ वन ये हो जाएगा और ए ओ टू ये वाला हो जाएगा, ए ओ टू ये वाला और ए ओ वन ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका, तो यहाँ पर जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ए ओ वन अपॉन में, क्योंकि ए बी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए ओ वन अपॉन में ए ओ टू, ये आपका मैग्नीफिकेशन का जो है ये हमने निकाल लिया। जिसको हम अगर देखें तो यहाँ पे हमने जो दूरी मानी है उस दूरी को हम यहाँ पे डाल देंगे। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल कहीं कोई भी नहीं देगा आपको, मैं ये आपको गारंटी से दे देता हूँ। ये वाली डिस्टेंस ए ओ टू जो रखी हमने वो हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, कोई भी इक्वेशन नंबर डाल दिया आपने। उसके बाद में क्योंकि नेत्रिका के लिए आई ई माइनस आई अपॉन यू ई इक्वल्स टू वन अपॉन में एफ, ये वाला आपका लेंस फार्मूला होता है, आपको पता ही है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो आई यू ई जो है इधर रख देंगे, छोड़ देंगे, और जो है आपका इसको उधर ले जाएंगे तो ये आपका उधर आ जाएगा। ये पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये वाला जो है आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है ना। आपको पक्षांतरण तो मैथमेटिक्स तो आपने 10वीं से पढ़ी है, केवल आपको एक्सचेंज करने हैं। एक्सचेंज किया तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन में माइनस एफ ई अपॉन में ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल रिलेशन में, केवल 2 लाइनों में प्रूव करवा रहा हूँ। और m इक्वल्स टू, अभी मैंने ऊपर ही बताया था कि एफ नोट अपॉन में यू ई होता है, तो एफ नोट अपॉन में यू ई, और एफ नोट अपॉन में यू ई की वैल्यू कितनी आ रही है, तो हमारे पास जो आ रही है ये आ जाएगी -1 अपॉन में एफ ई की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पर 1 माइनस एफ ई अपॉन में वी ई। और यहाँ पर जो है नए कार्तीय चिन्हों के परिपट्टी के अनुसार जो हमारे को पता है कि चिन्ह जो है वो कैसे चेंज होते हैं, ये मैंने आपको पिछले से पिछले सेट में भी करवाया है। तो एफ नोट इक्वल्स टू प्लस एफ नोट हो जाएगा और वी ई हो जाएगा माइनस डी, और आपका क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, डी है, देखो ध्यान रखो, ठीक है ना, इसलिए माइनस डी हो जाएगा। और कौन से साइड में बन रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस साइड में बन रहा है।
तो लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट राइट में बन रहा है कि लेफ्ट किस साइड में बन रहा है। तो आपका ये माइनस प्लस में आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है तो बस अब इन इन रिलेशंस को जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है एम की वैल्यू माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई इंटू में 1 प्लस में एफ ई अपॉन में डी, यही प्रूव करना था। छोटा सा इक्वेशन और आसानी से प्रूव। ठीक है, तो इसको जो है हिंदी में प्रूव किया, यहाँ पर इंग्लिश में है। आप इसी डायग्राम को बनाओगे, इमेज फॉर्म्ड बाई द टेलीस्कोप एट डी। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कर देंगे, एम की वैल्यू वही बीटा अपॉन में अल्फा, 10 बीटा अपॉन में अल्फा, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए ओ टू और ए ओ वन, इनकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से आपका जो है ये रिलेशन निकल जाएगी। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ए ओ वन की वैल्यू है एफ नोट और ए ओ टू की वैल्यू है ई यू ई। ठीक है, अब आपको जो है सीधा सीधा ये आप फॉर्मूला आप जानते हो, इसी में सारा का सारा रखना है, वही खेल जो मैंने ऊपर बताया उसी को करना है। एम की वैल्यू को डाउट फुली मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ आसानी से समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे जो अप्लाई करोगे आप कार्टिजन, तो यहाँ पे जो है साइन कन्वर्जन चेंज करके जो है इसमें इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, यही प्रूव करना था आपको। तो ये है आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का सोल्यूशन, मैक्सिमम फास्ट स्पीड में और मैक्सिमम ईजिएस्ट वे में ये सॉल्यूशन है। इस तरह का स्पेशल सॉल्यूशन कहते हैं जिसको, नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ट्राई करके देख लेना इस तरह का स्पेशल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हर स्टेप्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया है। एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो आधा नंबर आपका काट के हिम्मत कर जाए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ये डेफिनेशन प्लस में डायग्राम पूरा का पूरा 5 नंबर आपको सिंपली वे में आपको दिया है। ये डायग्राम भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल, कंजस्टेड नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ कहाँ मेंशन करनी है ये पता है, और इसी मेंशंस के द्वारा जो है हम इसको पूरे को प्रूव कर रहे हैं। तो ये डायग्राम दोनों जगह काम आएगी, पार्ट ए में भी काम आ रहा है और पार्ट बी के लिए भी काम आ रहा है। तो बस आशा करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर कर दिया होगा आपने अपने दोस्तों के साथ में, लाइक का प्रेस कर दें बटन और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो कमिंग होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपने ज़रूर लाइक का बटन दबा दिया होगा, प्रेस कर दिया होगा शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। बाकी सब्जेक्ट्स को इसी वीडियो के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सारे के सारे जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड तक जो है आपका यही रिलेशन आपको प्रूव करना था।